नमस्कार, खेलों में खास में मैं हूं नीति रावत। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने T20 मैच जीता, भारत ने सीरीज। ऑस्ट्रेलिया A के साथ प्रैक्टिस मैच ड्रॉ पर खत्म। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और बेंगलुरु FC 2-2 से बराबर। ISL में आज मुंबई और चेन्नई आमने सामने। और टोक्यो ओलंपिक में ओपनिंग परेड में नहीं होंगे ज्यादा एथलीट्स। अब खबरें विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया ने 3 T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम को 12 रन से हरा दिया। मैच हारने के बावजूद सीरीज भारत ने 2-1 से जीत ली। भारतीय टीम की T20 सीरीज में लगातार 5वीं जीत है। भारत पिछली 6 सीरीज में अपराजित रहा है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी के लिए कहा। ऑस्ट्रेलिया ने 187 रन का टारगेट दिया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट खोकर 174 रन ही बना सकी। ग्लेन मैक्सवेल को 3 जीवनदान मिले, जिसका उन्होंने फायदा उठाया और 54 रन की पारी खेली। इस रिपोर्ट पर हमारे साथ थी संजय बैनर्जी। विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था इस मुकाबले में और ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए थे। टीम इंडिया को जीत के लिए 187 का टारगेट था और भारतीय टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 174 रन बना सकी। विराट कोहली ने मैच में शानदार परफॉर्मेंस दी और सबसे ज़्यादा 85 रन बनाए। उन्होंने 61 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के लगाए। एंड्रयू टाई ने डेनियल सेम्स के हाथों उन्हें कैच करा दिया। लेकिन भारतीय टीम के लिए कप्तान विराट कोहली के T20 करियर की ये 25वीं 50 थी। मैच में कोहली को 2 बार लाइफ भी मिली। इसके बावजूद उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद वो टीम को जिता नहीं सके। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर विराट कोहली को पहला जीवनदान मिला और मैक्सवेल की बॉल पर कोहली ने हवा में वो शॉट मारा था। बाउंड्री पर खड़े स्मिथ के लिए आसान कैच था, लेकिन वे इसे नहीं ले सके। तब कोहली सिर्फ 9 रन बनाकर खेल रहे थे और उसके बाद 5वें ओवर की पहली बॉल पर दूसरा जीवनदान मिला। उस समय एंड्रयू टाई ने अपनी ही गेंद पर कोहली का कैच छोड़ दिया। बॉल की रफ्तार बहुत तेज थी और कैच आसान नहीं था, लेकिन कोहली उस समय 19 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत का तीसरा विकेट 97 के स्कोर पर गिरा जब संजू सैमसन को स्वेप्सन की गेंद पर स्मिथ ने लपक लिया। शिखर धवन को मिचेल स्वेप्सन ने अपना शिकार बनाया, उन्हें भी डेनियल सेम्स नहीं लपका। धवन ने 21 गेंदों पर 3 चौके लगाए। भारत का दूसरा विकेट 74 के स्कोर पर गिरा। पारी की दूसरी ही गेंद पर लोकेश राहुल को ग्लेन मैक्सवेल ने स्टीव स्मिथ के हाथों कैच करा दिया। राहुल खाता भी नहीं खोल पाए। लोकेश राहुल T20 में 25 पारी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जबकि वो डबल फिगर टच नहीं कर सके हैं। और इससे पहले 6 जुलाई 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 10 से कम रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पिनर मिचेल स्वेप्सन सबसे कामयाब रहे, उन्होंने 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए और जैसा कि हम बता चुके हैं 187 रन का उन्होंने टारगेट दिया था। मैथ्यू वेड ने सबसे ज़्यादा 80 रन बनाए, 53 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के लगाए। ग्लेन मैक्सवेल ने 36 गेंद पर 54 रन की पारी खेली और दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 90 रन जोड़ दिए। और भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 34 रन देकर 2 विकेट लिए और टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर को 1-1 विकेट मिला है। तो यही रिपोर्ट थी तीसरे T20 मुकाबले की। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए संजय बैनर्जी। इस मैच के दौरान DRS पर थोड़ा विवाद भी हुआ। ऑस्ट्रेलिया की पारी के 11वें ओवर में भारतीय कप्तान विराट कोहली के रिव्यू को टीवी अंपायर ने नामंजूर कर दिया था। ऑफिशियल्स के मुताबिक कोहली ने स्टेडियम में लगी स्क्रीन पर रिप्ले देखने के बाद रिव्यू लेने का फैसला किया, इसीलिए टीवी अंपायर ने इसे मानने से इनकार कर दिया। दरअसल ये ओवर नटराजन का था। ओवर की आखिरी बॉल स्ट्राइक पर मौजूद मैथ्यू वेड के पैड पर लगी थी। बॉलर और विकेट कीपर ने अपील भी की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। इसके बाद कैप्टन कोहली ने रिव्यू लिया। टीवी अंपायर ने रिव्यू शुरू भी कर दिया था। मैथ्यू वेड ने इस रिव्यू का विरोध भी किया था।
उन्होंने दावा किया था कि DRS लेने के लिए 15 सेकंड का समय खत्म हो गया था। रिव्यू रद्द होने के बाद कोहली ने इस बारे में फील्ड अंपायर से बात भी की। हालांकि बाद में रिप्ले में वेट आउट दिखाए गए और ऑफिशियल्स के मुताबिक ये रिव्यू 17 सेकंड्स बाद मांगा गया था, इसीलिए अमान्य किया गया। आखिरी T20 मुकाबले पर चर्चा के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय क्रिकेट के फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा। तो अशोक जी, भारत जो है ये सीरीज 2020 की जीत गया, लेकिन आज का मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और भारत जो है वो क्लीन स्वीप से भी चूक गया, क्या कहेंगे? देखिए, आज क्रिकेट अच्छा क्रिकेट हुआ, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन जहां तक भारतीय गेंदबाजी का सवाल है, एक बार नटराजन ने एक बार फिर साबित किया है कि वो उनके पास क्षमता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने की। और दूसरा ये है कि शार्दुल ने भी ठीक बॉलिंग की है। लेकिन हकीकत ये है कि जो भारतीय बल्लेबाजी है, अगर आप विराट को छोड़ देते हैं, उन्होंने काफी निराश किया है। आप चाहे श्रेयस अय्यर की बात करें, संजू सैमसन की बात करें, शिखर की बात करें या KL राहुल की, और मैं खासकर काफी निराश हूं जिस तरह संजू सैमसन ने बात खेला, क्योंकि उनको समझना होगा कि आप राजस्थान रॉयल में 7-8 बारियां मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप देश के लिए खेलते हैं तो फिर आपको जो मौके मिलते हैं उनको पकड़ना होगा, एक निरंतरता से बल्लेबाजी करनी होगी। तो अशोक जी, क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन को जो सुनहरा मौका मिला था इस सीरीज में अपने आपको प्रूव करने का, वो अभी तक नहीं कर पाए हैं? मेरे को ऐसा लगता है नीति कि मेरे शायद संजू सैमसन इसके बाद कभी भारतीय टीम में का हिस्सा भी ना हो पाए, क्योंकि 7 या 8 मैचेस हो गए जिसमें उन्होंने रन नहीं बनाया। और ये नहीं कि रन नहीं बनाए, सेटल होते हैं और अजीबोगरीब तरीके से आउट हो जाते हैं, विकेट गवा देते हैं, विकेट फेंक देते हैं। तो ये जो चीजें हैं सीखनी होती हैं। ये आपके पास इतना अनुभव है, इतनी प्रतिभा है, इतनी क्षमता है, उसके बावजूद अगर आप रन नहीं बना पा रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकते हैं, लेकिन आपको निरंतरता से बनाने होते हैं, संयम से रन बनाने होते हैं, तो निश्चित रूप से संजू सैमसन के लिए बहुत खराब दौरा, और मेरे को ऐसा लगता है कि उनके मौके शायद खत्म हो गए। तो अशोक जी, एक और चीज है कि जो चीज ODI सीरीज में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीता और अब T20 सीरीज भारत 2-1 से जीता, अब जो अगली सबसे बड़ी चुनौती है भारत के लिए वो टेस्ट मैच की होगी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, टेस्ट मैचेस में निश्चित रूप से पल रहा ऑस्ट्रेलिया का भारी, खासकर जहाँ रोहित नहीं खेल रहे हैं। विराट पहले टेस्ट मैच के बाद वापस लौट रहे हैं। विराट का जाना बहुत बड़ा, कहते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा झटका, वहां से हम उभर नहीं पाएंगे, क्योंकि विराट का इतिहास ऑस्ट्रेलिया में बहुत बेहतर है, और एक बल्लेबाज की हैसियत से नहीं, एक कप्तान की हैसियत से। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय ये है कि अगर विराट चले जाते हैं और फिर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया चढ़कर खेलते हैं, लड़कर खेलते हैं, भिड़कर खेलते हैं, हमारा जो कप्तान है, जो अजिंक्य रहाणे है, क्या वो इस तरह खेल पाएगा? क्या वो लड़कर खेल पाएगा, भिड़कर खेल पाएगा? क्योंकि वो संयम वाला खिलाड़ी है, सब नीचे करके खेलने वाला खिलाड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो विराट के जाने के बाद जो टीम की मानसिकता है वो भी बदलने जा रही है। इस सीरीज में और खासकर इस मैच में कौन से स्टैट्स इंटरेस्टिंग थे? स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। एरन फिंच शून्य पर आउट होकर भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा 3 बार डक पर आउट होने वाले कप्तान बन गए हैं। उन्होंने मशरफ़े मुर्तज़ा और लसित मलिंगा के 2-2 बार के डक को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल में मशरफ़े मुर्तज़ा और विलियम पोर्टरफील्ड के साथ एरन फिंच सबसे ज़्यादा 5 बार शून्य पर आउट होने वाले कप्तान भी बन गए हैं। कोहली अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा की तरह सबसे ज़्यादा 19 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद 17 मैच से MS धोनी और 16 मैचों के साथ शोएब मलिक का स्थान है। विराट कोहली अब रोहित शर्मा के साथ T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 25 बार 50 या अधिक रन की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने अपनी पारी के दौरान T20 क्रिकेट में 300 छक्के पूरे कर लिए हैं। भारतीय खिलाड़ियों में उनसे अधिक छक्के रोहित शर्मा, सुरेश रैना और MS धोनी ने ही उड़ाए हैं। विराट कोहली अब चेज़ करते हुए हारने वाली टीम की ओर से सबसे ज़्यादा गेंदों का सामना करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में बांग्लादेश के तमीम इकबाल के रिकॉर्ड की बराबरी की है, जिन्होंने 2012 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 61 गेंदों का सामना किया था। मैथ्यू वेड ने अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया। उनकी 80 रन की पारी किसी भी ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर की सर्वोच्च स्कोर वाली इनिंग्स है। युजवेंद्र चहल 40 रन से अधिक रन खर्च करने के मामले में सबसे ज़्यादा 7 बार गेंदबाजी करने वाले भारतीय बॉलर हो गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज से पहले खेला गया 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत ने कैप्टन अजिंक्य रहाणे के शतक की बदौलत पहली पारी में 9 विकेट पर 247 रन बनाकर पारी घोषित की थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली पारी में ग्रीन ने शानदार सेंचुरी लगाई। इसकी बदौलत टीम ने 9 विकेट पर 306 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। दूसरी पारी में भारत ने 9 विकेट पर 189 रन बनाए। भारत के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा सबसे ज्यादा 54 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 50 रन पर टीम ने 3 विकेट गंवा दिए थे। पृथ्वी शॉ 19 रन, शुभमन गिल 29 रन और चेतेश्वर पुजारा 0 पर आउट हुए। हनुमा विहारी और कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने चौथे विकेट के लिए 54 रन की पार्टनरशिप की। विहारी और रहाणे दोनों 28-28 रन बनाकर आउट हुए। 131 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बर्न्स 0 पर आउट हुए। पुकॉफ्स्की ने 23 रन बनाए। मैच समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। न्यूजीलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्राइस्टचर्च में आइसोलेशन से बाहर आने की इजाजत दे दी है। हालांकि टीम का एक मेंबर अभी भी पूरी तरह आइसोलेशन में रहेगा जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है। मिनिस्ट्री के मुताबिक टीम के 54 में से 52 मेंबर्स को क्राइस्टचर्च में आइसोलेशन से बाहर जाने की अनुमति दे दी गई है। एक सदस्य पूरी तरह उबरने तक क्राइस्टचर्च में ही रहेगा। एक सदस्य की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसे आज ऑकलैंड से छुट्टी मिल जाएगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कल कहा था कि पाकिस्तान टीम के आइसोलेशन के 12वें दिन किया गया 5वां और आखिरी कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कैमरन रोच और विकेटकीपर बल्लेबाज शेन डॉरिच शुक्रवार से बेसिन रिजर्व में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार दोनों प्लेयर्स अब स्वदेश लौटेंगे। रोच अपने पिता के निधन के कारण जबकि डॉरिच निजी कारणों से स्वदेश लौट रहे हैं। रोच ने सेडन पार्क में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 114 रन देकर 3 विकेट लिए थे, जबकि डॉरिच मैच से पहले दिन इंजर्ड हो गए थे और वो बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। 22 वर्षीय जोशुआ डिसिल्वा को विंडीज की 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है और अब वो डॉरिच की जगह विकेट के पीछे की जिम्मेदारी संभालेंगे। क्रिकेट वेस्टइंडीज के अनुसार सिमरन हेटमायर अभी कंकशन प्रोटोकॉल में है। उन्हें दूसरे T20 में सिर पर चोट लग गई थी। उनके अलावा कीमो पॉल का अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले टेस्ट के चौथे दिन न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 134 रनों से एक तरफा पराजित कर दिया था। आईएसएल में कल खेले गए मुकाबले में बेंगलुरु एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। हाफ टाइम तक दोनों टीम्स ने एक-एक गोल किया था। खेल शुरू होने के सिर्फ तीसरे मिनट में रोशेजेला ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को बढ़त दिला दी, लेकिन उसके ठीक 10 मिनट बाद हुआनन ने गोल कर अपनी टीम को बराबरी पर ला खड़ा किया। इस बार दूसरे हाफ में बढ़त बेंगलुरु ने ली और उदांता सिंह ने 70वें मिनट में अपनी टीम को लीड दिला दी। 2-1 से पिछड़ने के बाद नॉर्थ ईस्ट ने हमले तेज कर दिए और 78वें मिनट में लुइस मछाडो ने गोल कर अपनी टीम को बराबरी पर ला दिया। इस ड्रॉ के साथ ही नॉर्थ ईस्ट की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे पोजीशन पर पहुंच गई है, जबकि बेंगलुरु एफसी चौथे नंबर पर है। और ब्यौरा अभिषेक झा से। ये मैच काफी इंटरटेनिंग रहा। काफी ये मैच हाई इंटेंसिटी पर खेला गया और अंत में 2-2 की बराबरी पर यह मैच खत्म हुआ। जहां पर अगर बात की जाए बेंगलुरु एफसी की तरफ से, हालांकि शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन पहला स्ट्राइक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से आया था जब वहां पर उनके जो स्ट्राइकर हैं रॉन्जिला ने तीसरे मिनट में ही गोल कर दिया था और उसका जवाब दिया युआनन ने। बेंगलुरु एफसी की तरफ से 13वें मिनट में गोल किया और सेकेंड हाफ में जब पहला हाफ 1-1 की बराबरी पर फिनिश हुआ तो सेकेंड हाफ में दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ अटैक कर रही थी। विंग से क्रॉसेस आ रहे थे, वहां पर कई बार थ्रू बॉल्स भी दिए गए, लेकिन अंत में जाकर सफलता मिली बेंगलुरु एफसी की टीम को और 70वें मिनट में उदांता सिंह ने गोल कर दिया और 2-1 से बढ़त बनाने में बेंगलुरु एफसी की टीम सफल हो गई थी। लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद यानी कि 78वें मिनट में लुइस माचाडो ने गोल कर दिया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से और इस मैच को 2-2 की बराबरी पर फिनिश कर दिया। इस समय नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम लगातार सबको सरप्राइज कर रही है और सेकंड पोजीशन पर है। पॉइंट्स टेबल में 5 मैचेस में से 2 जीत, 3
3 ड्रॉ और कुल उनके 9 पॉइंट्स हैं। वहीं पर अगर बात की जाए बेंगलुरु एफसी की तो 4 मैचेस में से एक ही जीत मिली है, 3 ड्रॉ, और उनके कुल मिलाकर 6 पॉइंट्स हैं और वो इस समय देखा जाए तो वह चौथे पायदान पर है। वहीं मैच स्टैट की बात करें तो 66% पोजीशन बेंगलुरु एफसी की तरफ से इस बार होल्ड किया गया, जबकि सिर्फ 34% जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने होल्ड किया। लेकिन मुकाबला 2-2 की बराबरी पर फिनिश हुआ और इसकी वजह से एक-एक पॉइंट लेने में दोनों ही टीमें सफल हो गई। आईएसएल में आज मुंबई सिटी एफसी का मुकाबला चेन्नई एफसी के साथ होगा। मैच बैंबुलिम के जेएमसी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई एफसी इस समय पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है और इस मुकाबले को जीतकर वो अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के हाथों पहले मैच में मिली हार के बाद से टीम ने शानदार वापसी की और लगातार 3 मैच जीते। मुंबई सिटी एफसी ने सीजन की शुरुआत में कई अहम कॉन्ट्रैक्ट किए थे, जिसके चलते न सिर्फ उसकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हुई बल्कि डिफेंस भी अच्छा खेल रहा है। मुंबई ने अब तक सिर्फ 1 गोल खाया है, जबकि 3 क्लीन शीट हासिल करने में सफल रहा है। 2 बार की चैंपियन चेन्नई एफसी ने पहले मैच में जमशेदपुर पर 2-1 से जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद 2 मैचों में उसे जीत नहीं मिली। इन 2 मैचों में वो गोल भी नहीं कर पाई। टोक्यो ओलंपिक के दौरान एथलीट्स को इवेंट खत्म होने के साथ ही गेम्स विलेज को खाली करना पड़ेगा। वो इवेंट शुरू होने से 5 दिन पहले ही टोक्यो पहुंच सकेंगे। उद्घाटन पर भी सभी प्लेयर्स परेड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस तरह के नियम कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बनाए हैं। आईओसी के प्रेसिडेंट थॉमस बाक ने वर्चुअल न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना के चलते नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को इवेंट से 5 दिन पहले पहुंचने और इवेंट के खत्म होने के 48 घंटे के अंदर वापस जाने को लेकर प्लान तैयार करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक इसी साल 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे 1 साल के लिए टाल दिया गया था। अब ये अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है। तो आज खेलों में खास में इतना ही। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।